टिनिटस, जिसको आम भाषा में हम लोग कान बजना या रिंगिंग इन द ईयर्स भी कह सकते हैं, ये अपने आप में एक पहले ये जानने वाली बात है कि ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये किसी और बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टिनिटस ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है या फिर ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, बट ये बहुत सारी ऐसे अंडरलाइंग इनके कॉज हो सकता है, बहुत सारे अंडरलाइंग ऐसे कोई बीमारी हो सकती है जिसका लक्षण टिनिटस हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि टिनिटस में क्या लक्षण हो सकते हैं और इसके बारे में हमें क्या जानकारी लेनी चाहिए। टिनिटस के लक्षण की अगर हम जैसे बात करें तो टिनिटस में काफ़ी बारी मरीज़ हमें ये कंप्लेन करता है कि कान में कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वो आवाज़ें ऐसी होती हैं जो पेशेंट को सिर्फ उसको खुद को सुनाई देती हैं और बाहर के किसी को भी वो आवाज़ें नहीं सुनाई देती हैं। पेशेंट काफ़ी बारी हमें ये समझाता है कि कान में कुछ ऐसे आवाज़ें आती हैं जैसे ट्रेन चल रही हो, जैसे पंखे की आवाज़ हो, जैसे हवा की आवाज़ हो। ये सारी आवाज़ें पेशेंट के कान में गूंजती रहती हैं और ऐसी आवाज़ें ज़्यादातर इस टाइम पे होती हैं जब आसपास में शांत माहौल हो, जब आसपास में आवाज़ें नहीं आती हो, पेशेंट अकेला बैठा हो और कोई शोर शराबा ना हो। इस टाइम पे ये आवाज़ें पेशेंट को ज़्यादा बॉदर करती हैं और जब ये आवाज़ें आने लग पड़ती हैं तो पेशेंट यूजुअली उस पर ज़्यादा ध्यान देने लग पड़ते हैं, तब ये और ज़्यादा उनको परेशान करने लग पड़ती हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये ऐसी आवाज़ें हैं, क्या ये नॉर्मल है? ये नॉर्मली क्या सबको सुनाई देते हैं या फिर ये किस कारण ये हो सकते हैं? कान बजने के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ईयर की जो एनाटमी होती है, जो ईयर की बनावट होती है, उसके बारे में बताना चाहूँगी। ईयर जो है हमारा कान, नॉर्मली सबको कान मतलब यही लगता है कि ये बाहर का जो हिस्सा है कान का ये है। इसके अलावा भी कान के 3 हिस्से होते हैं। एक ये जिसको हम एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं, जो बाहरी हिस्सा होता है कान का, एक होता है मिडिल ईयर और एक होता है उसके भी अंदर वाला हिस्सा इनर ईयर। कान के इन 3 हिस्सों में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं अन्य कारण होते हैं, कहीं भी कोई इसमें रुकावट आती है, कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ रहता है, तो उसकी वजह से टिनिटस होता है। जैसे हम बात करें अगर एक्सटर्नल ईयर की बात करें तो एक्सटर्नल ईयर में हमारा एक कान की नली होती है, उसमें अगर वैक्स होता है, कहीं कुछ डिस्चार्ज होता है, कान में पानी बह रहा है, ये रीजंस हो सकते हैं। जैसे हमारा अगर हम मिडिल ईयर की बात करें, मिडिल ईयर वो हिस्सा होता है जो कान के पर्दे के पीछे वाला हिस्सा होता है। कान के पर्दे के पीछे अगर हमारा कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, पर्दे में कभी छेद बना हुआ हो, पर्दे से छेद के से पानी आ रहा हो, ये सारी चीज़ें। अगर हम और इनर ईयर की बात करें तो वहाँ पे हमारी कान की जो नस होती है वहाँ इनर ईयर में रहती है, जो अंदर हमारी ब्रेन तक जुड़ती है। अगर इस नस में कोई खराबी आती है या फिर इस नस में वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, जो यूजुअली एजिंग प्रोसेसेस में होता है या फिर किसी कारण होता है, तो हमें टिनिटस के लक्षण सुनाई देना शुरू हो जाता है। या फिर कभी कभी बहुत रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि हमारे ईयर में कोई ऐसा ट्यूमर बन रहा हो, अंदर कोई मांस बढ़ रहा हो, उसकी वजह से भी टिनिटस हो सकता है। टिनिटस के जब लक्षण होते हैं तो पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सोचता है कि कान में कोई आवाज़ें आ रही हैं, तो अब इसका क्या किया जाए। तो सबसे पहले पेशेंट को ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जो बॉडी है, हमारे जो कान है, ये इस आवाज़ को कैसे परसीव कर रहा है। अगर हमें लगता है कि नहीं, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए हमारा हो रहा है, फिर ये अपने आप सेटल हो रहा है, तो फिर हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जब भी ये टिनाइटिस की प्रॉब्लम रहती है कि अंडरलाइंग कोई ना कोई कॉज रहती है, तो सबसे पहले पेशेंट को ये जानना ज़रूरी है, एक ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना ज़रूरी है, ये रूल आउट कराने के लिए कि कोई और कॉज तो नहीं है कान में। जैसे अभी समझाया था, कोई एक्सटर्नल ईयर का, कोई मिडिल ईयर का, इनर ईयर का, अलग अलग कारण जो हो सकते हैं। ये कोई भी चीज़ देखने के लिए, रूल आउट कराने के लिए आपको एक ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। और फिर जब वो जाएंगे
तो वहाँ पे डॉक्टर उसको एग्जामिन करेंगे और फिर जब एग्जामिन करेंगे तो उसका जो भी रीज़न होगा, जो भी कारण होगा जिसकी वजह से ये कान बजने के, कान में जो रिंगिंग सेंसेशन है, वो आवाज़ें आती हैं, वो बीमारी उसकी पता लगेगी कि क्या चल रहा है इसमें। तो उसके हिसाब से फिर आगे की टेस्ट कराने पड़ेंगे और तभी ये पता लग पाएगा कि टिनिटस के क्या कारण हो सकते हैं। जब पेशेंट आता है हमारे पास, जैसे कोई भी टिनाइटिस का पेशेंट हो जो आता है डॉक्टर के पास, ये कंप्लेन करता है कि डॉक्टर अभी मेरे कान में ये आवाज़ें आ रही हैं, तो सबसे पहले एज एन ईएनटी स्पेशलिस्ट, किसी भी आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो उनके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछें पेशेंट से कि आपको ये जो आवाज़ें आ रही हैं ये स्पेसिफिकली किस टाइम पे ज़्यादा होती हैं, क्या ये पूरा टाइम रहती हैं या फिर ये सिर्फ आपको रात के समय उस टाइम पे ज़्यादा परेशान करती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होता है डिटेल में हिस्ट्री लेनी होती है पेशेंट से। जब हमें ये पूछना होता है पेशेंट को कि ये आवाज़ें जो हैं ये क्या सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहती हैं या फिर पूरे टाइम के लिए रहती हैं। एक और भी चीज़ हमें जानना ज़रूरी हो जाता है पेशेंट के लिए कि ऐसी कोई आवाज़ें हैं जो थोड़ी देर के लिए आती हैं, रुक जाती हैं, फिर दोबारा स्टार्ट होती हैं, या फिर ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ऐसे हम पेशेंट की सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद हमें पेशेंट से ये भी पूछना है कि जब से ये आवाज़ें शुरू हुई हैं उससे पहले क्या कान पे कोई चोट लगी थी या फिर कान में कोई ऐसी बीमारी हुई थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हिस्ट्री जो हमें मिलती है पेशेंट से, उससे हमारा हाफ द डायग्नोसिस बन जाता है। तो हिस्ट्री इसमें काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। एक बारी पेशेंट ने हमें सारा कंप्लेंट्स बता दिया, सारे उनके सिम्टम्स बता दिए, हिस्ट्री बता दी कि क्या हुआ था, किस टाइम पे ये आवाज़ें आई थी, उसके बाद आता है कि एक ईएनटी डॉक्टर नेक्स्ट एग्जामिनेशन में क्या करते हैं। पेशेंट जब आता है ओपीडी में तो एक ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं पेशेंट को चेक करने के। सबसे पहले हम पेशेंट का ईयर चेक करेंगे, ईयर में जो एक्सटर्नल ईयर है उसकी चेक करेंगे, अंदर कोई वैक्स है उसका, कोई डिस्चार्ज है, कोई उसमें कोई स्वेलिंग है, ऐसा कुछ चेक करेंगे। जो भी चीज़ है उसमें उसकी हमें ट्रीटमेंट देखनी पड़ेगी। जब ईयर की एग्जामिनेशन हो जाएगी तो फिर हमें ईयर ड्रम देखना पड़ेगा, जो कान का पर्दा हम बोलते हैं। हमें कान के पर्दे का चेक करना पड़ेगा कि उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, कान का पर्दा नॉर्मल है। अगर कान का पर्दा भी नॉर्मल है तो फिर हम एग्जामिन करेंगे कि पर्दे के पीछे वाला जो हिस्सा है कान का, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हमें लगता है या फिर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है तो उसके बाद किसी किसी पेशेंट में हमें एग्जामिनेशन के अलावा कुछ और इन्वेस्टिगेशंस कराने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे हम कान की जांच कराते हैं जिसमें हम मशीन लगा के, हेडफोन्स लगा के पेशेंट का ईयर और उसके हियरिंग एबिलिटी को चेक करते हैं। तो हियरिंग एबिलिटी चेक करते हैं, उसमें हियरिंग का जो नर्व होता है, कान की जो सुनने की नस होती है, उसका भी एग्जामिनेशन हो जाता है। जब ये सारी जांच हो जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो रहता है इसी में हमें उसका कारण जो है, बीमारी का जो कारण है वो पता लग जाता है। बट किसी किसी केस में ऐसा होता है कि कान में कहीं कोई कारण नहीं पता लग रहा है या फिर हमें कहीं कोई सस्पिशन हो रही है, कोई डाउट हो रहा है कि कुछ ट्यूमर हो सकता है, कोई ऐसी चीज हो जो कान के नस के पीछे भी जो ब्रेन तक जा रहा है वहां कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। तो वहां पे वो देखने के लिए हमें कभी कभी सीटी स्कैन या एमआरआई की जरूरत पड़ सकती है, बट ये बहुत रेयर केसेस में इसकी जरूरत रहती है। पेशेंट को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टिनाइटिस के ट्रीटमेंट में डॉक्टर का जितना रोल रहता है उतना ही रोल पेशेंट का अपना खुद का भी रहता है। जैसे अगर हम देखें टिनाइटिस में क्या होता है, टिनाइटिस में पेशेंट को कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं कान में जो उनके रूटीन लाइफ डिस्टर्ब कर देता है, जो उनके रूटीन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। पेशेंट को सबसे पहले अपने आप को ये जानना ज़रूरी है कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है। इसके लिए जो भी ऑप्शंस हैं अवेलेबल, इसको हम अगर यूटिलाइज कर लें, इसका अगर हम चेक करवा लें, इसका हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑप्ट कर लें तो ये ठीक होने के
बहुत चांसेस रहते हैं। टिनाइटिस के ट्रीटमेंट में कई तरीके हैं। जैसे टिनाइटिस में कुछ ऐसे उपकरण आते हैं जिसको हम टिनाइटिस मास्कर्स कहते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं जो पेशेंट्स जिनमें आवाजें ज्यादा उनको रूटीन उनका डिस्टर्ब कर रही हैं। जो टिनाइटिस मास्कर्स होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे जो हमारे अपने घरेलू सामान, अगर हम बात करें घरेलू सामान जो होते हैं, जैसे एयर कूलर होता है, जैसे एक एफएम रेडियो होता है, कोई ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये सारे घरेलू उपकरण ऐसे हैं जो टिनाइटिस मास्कर्स के काम करते हैं। जैसे अगर पेशेंट को टिनाइटिस है, बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, पेशेंट लेटा हुआ है, सोने की कोशिश कर रहा है, बट कान में आवाजें उनको बॉदर कर रही हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम सबसे पहले ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपके घर में जो सामान है, जैसे एक कूलर है जिसकी आवाज जो बाहर से ज्यादा आवाज आती है, उसको आप अपने पास में रखिएगा, ताकि कूलर की जो आवाज आ रही है, कूलर की आवाज से आपका ध्यान अपने कान के अंदर की आवाज पे ना जाए। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे अगर आप लेटे हुए हैं, आपको कान के अंदर की आवाजें परेशान कर रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई छोटा सा एफएम रेडियो लेके अपने साथ अपने तकिए के पास उसको रख सकते हैं। फिर आपका ध्यान जो है यूजुअली डाइवर्ट होके, या फिर आपका माइंड जो है अपनी अंदर की जो आवाजें हैं उस पर फोकस कम करेगा, ताकि आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाए। फिर धीरे धीरे जैसे आपका वो डाइवर्ट हो जाएगा तो आपकी बॉडी इसको बॉदर करना कम करेगी। मास्कर्स में अगर ये घरेलू उपाय नहीं काम कर रहे हैं, जैसे काफ़ी होता है कि पेशेंट काफ़ी ज़्यादा दिन से परेशान है और ये सारी चीज़ें नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स में कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस भी आते हैं, मेडिकल डिवाइसेस, जिसको हम मास्किंग डिवाइसेस ऑफ टिनाइटिस कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, जैसे नॉर्मली रूटीन लोगों में जिनको कान सुनाई नहीं देते हैं, ऐसे जो वो हियरिंग एड लगाते हैं, जिनको हम सुनने की मशीन बोलते हैं, ऐसी ही प्रक्रिया वाली मशीन आती हैं, जो जिनको मशीन तो नहीं बोलेंगे, उनको टिनाइटिस मास्कर्स बोलेंगे। छोटा सा एक ऐसा डिवाइस होता है, जैसे हमारे ब्लूटूथ स्पीकर्स होते हैं, जो हम ब्लूटूथ ईयरफोन्स होते हैं हमारे, छोटे से वो ईयरपॉड जितने होते हैं, उनको हम कान में लगा लें, वो टिनाइटिस की जो है वो मास्किंग करते हैं। इनको हम टिनाइटिस मास्कर्स कहते हैं। टिनाइटिस रिट्रेनिंग थेरेपी करके भी एक होती है, जो हम यूजुअली सारे पेशेंट्स को टिनाइटिस में एडवाइस करते हैं। टिनाइटिस रिट्रेनिंग थेरेपी में क्या होता है, टिनाइटिस रिट्रेनिंग थेरेपी में हम पेशेंट को यूजुअली साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी हो जाता है, जैसे अगर हम देखें आम तरीके में क्या होता है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा शोर में रहते हैं, जो लोग रूटीनली शोर वाले एरियाज़ में रहते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइज़ वाले एरियाज़ में रहते हैं, जैसे ऐसे लोग हैं जिनका घर वहाँ पे रेलवे स्टेशंस के आसपास हैं या फिर एयरपोर्ट्स के आसपास हैं, वहाँ पे उन लोगों को उस वाली आवाज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो उनके घर जाते हैं या फिर जो 1-2 दिन के लिए वहाँ रहने जाते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो उसको उस आवाज़ को बार बार परसीव करने लग पड़ता है, बार बार उसको सुनने लग पड़ता है। बट जो लोग ऑलरेडी वहाँ स्टे कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे उस चीज़ का यूज टू हो जाता है, उनका ब्रेन उस आवाज़ को इतना परसीव नहीं करता है। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में, टिनाइटिस रिट्रेनिंग थेरेपी में भी हम पेशेंट को यही काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं कि अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन करें, अपनी ब्रेन को ऐसे उसकी काउंसलिंग हो, ताकि ब्रेन उस बॉडी को अडेप्ट कर जाए जो वो साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है, बिकॉज दैट इज नॉट हार्मफुल। तो हमें उसके बारे में धीरे धीरे करके, उसको इग्नोर करके, उसके बारे में ज्यादा ध्यान ना देके अपने ब्रेन को अडेप्ट करने की जरूरत होती है। तीसरी चीज, जब टिनाइटिस रिट्रेनिंग थेरेपी हमारी हो जाती है तो हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी करते हैं, जहाँ पेशेंट्स को यूजुअली हम लोग स्ट्रेस रिड्यूसिंग एजेंट्स, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी योगा होते हैं, जैसे मेडिटेशंस होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंजेस होती हैं, ये सब करने से भी टिनाइटिस में काफ़ी ज़्यादा फर्क पाया गया है काफ़ी सारे पेशेंट्स में। इन सब चीज़ों के अलावा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट वही, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, कि पेशेंट का ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बहुत कोई ऐसी डेंजरस चीज़ नहीं होती है। तो इसीलिए सबसे पहले जो इसके एसोसिएटेड स्ट्रेस है उसको कम किया जाए, बिकॉज स्ट्रेस इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जितना पेशेंट इसके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस लेते जाएंगे, उतना ही बहुत ज़्यादा
ये आवाज़ें और परेशान करती जाएंगी। ये हो गया हमारे उस वाले इलाज जब हम कान में हमें मान के चलते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है, मिडिल ईयर है, वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। अगर हमारे एग्जामिनेशन के दौरान हमें ये पता लगता है कि हमारे कान में जैसे वैक्स है, हो सकता है वैक्स के कारण से भी टिनिटस हो रहा हो कुछ टाइम के लिए, तो हमें वो वैक्स की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। या फिर हो सकता है कान के पर्दे में कोई खराबी हो या कान के पर्दे में छेद के कारण कान में से डिस्चार्ज आ रहा हो, पस आ रहा हो, तो फिर हमें उस चीज का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जैसे उन चीज़ों में अलग अलग हमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती है और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कान के पर्दे में अगर इन्फेक्शन है तो हम इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट चलाएंगे, अगर कान के पर्दे में सूजन है तो हमें सूजन की ट्रीटमेंट चलानी पड़ेगी, अगर कान के पर्दे में छेद है तो फिर हमें उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्ट करना पड़ेगा। ऐसे डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि क्या इसका कारण है, क्या इसका कॉज है जिसकी वजह से ये हो रहा है, हमारा ट्रीटमेंट इसमें अलग अलग चलता जाएगा। और इसके साथ साथ हर एक पेशेंट में ये ज़रूरी है लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे स्मोकिंग है, जैसे अल्कोहल है, जैसे कैफीन है, बहुत ज़्यादा इनटेक ऑफ कैफीन है, अल्कोहल है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे कान की जो ब्लड सप्लाई होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। काफ़ी कम होने के कारण भी पेशेंट्स में टिनाइटिस होता है। तो हर एक पेशेंट को, चाहे रीज़न कोई भी हो, चाहे उसका कारण कोई भी हो टिनाइटिस का, ये अल्कोहल है, कैफीन है, स्मोकिंग है, ये सब इनको स्टॉप करना ही चाहिए टू गेट बेटर रिजल्ट्स। ट्रीटमेंट के बेटर रिजल्ट आने के लिए ये सारे चेंजेस अपने रूटीन लाइफस्टाइल में करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 24 घंटे में 10 घंटे फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं। इतना एक्सेस बात करने से फ़ोन पे, एक्सेस यूजेज ऑफ फ़ोन जो रहता है वो हमें प्रिवेंट करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, बहुत ज़्यादा लाउड साउंड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जो तेज़ आवाज़ें आती हैं उनको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे अगर हम देखें बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन में क्या होता है, सारा टाइम वो ईयरफोन लगा के, ईयर लीड लगा के हर कहीं ऐसे ही घूम रहे होते हैं। तो इतना जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी से साउंड आपके ईयर ड्रम को टच करता है, बार बार इतना आपको लाउड साउंड आपको मिलता है, कान में आपको बार बार तेज आवाज से धक्का हो रहा है, तो इससे भी आपको ये परेशानी रहती है। इसीलिए ईयरफोन्स, ईयर लीड्स जो है, एक्सेसिव यूजेज हमेशा अवॉइड करना चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तीसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें ये बहुत कॉमनली होता है, जो यूजुअली लोग लाउड साउंड्स में, जैसे फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जिनका हमेशा ही वहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा होता है जो ज़्यादा शोर शराबा वाला एरिया होता है, उनको, और फिर जो ऐसे एयरक्राफ्ट्स में जो काम करते हैं, और जो हमारे आर्मी मैन हैं जिनको हमेशा शूटिंग का काम वो रहता है, जिनको गन शूट का वो रहता है, उसमें भी बहुत तेज आवाज इतने कान के इतने पास आने की वजह से उनको प्रॉब्ली ना हो कि उसी टाइम पे हो, लेकिन कुछ सालों बाद ये दिक्कत शुरू हो सकती है। तो ऐसे लोगों का हमेशा ये रहना चाहिए कि साल में कम से कम एक बारी एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को विजिट करें, एक बारी चेक कराएं, अपने कान की भी एग्जामिनेशन करा लें, और कान के जो ऑडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जो ऑडियोमेट्री होते हैं, वो साल में एक बारी वो जरूर कराएं। ऐसे लोग जिनका प्रोफेशन की वजह से उनको ये प्रॉब्लम होती है। और फिर इसके अलावा जो हमारे रूटीन लाइफस्टाइल्स हैं, जो अभी जैसे बताया आपको, एक्सरसाइज करना है, हेल्दी डाइट लेना है, योगा करनी है, ये सारी चीज़ें करने से भी ये चीज़ें कान का जो टिनाइटिस का है उसका एसोसिएटेड जो स्ट्रेस है ये प्रिवेंट हो सकता है।